Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony. So how are you all? I hope that you all are in good well-being. Well friends, today again I came up with one more interesting, fascinating and lovely story. And today's story is Doctor and the author of this story is Mrs. Sudhamurthy and she is co-founder of renowned IT company Infosys India. So, friends, let's start the story. But before starting the story, I would like to make a small request to you all that कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की स्टोरीज के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, मिसेस सुधा मूर्ति स्टोरी को बताते हुए ये कहती हैं कि स्कूल में समर्स हॉलिडे हो चुके थे और अज्जी मतलब दादी मन ही मन अपने आप मुस्कुराईं क्योंकि अब उनके घर दो और लोग आने वाले थे और अज्जी बेसब्री से उन सबका इंतजार कर रही थी। ये दो लोग जिनका वे इंतजार कर रही थीं, वे उनके पोता पोती ही थे, रघु और मीनू। आनंद और कृष्णा ये भी उनके पोता पोती थे, पर ये पिछली शाम को अपनी ही माँ के साथ यहाँ आ चुके थे। ये बच्चे भी अपने चाचा चाची के बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें अज्जी ने बताया कि अगली सुबह रघु और मीनू ये दोनों बच्चे ही ट्रेन से यहाँ आ जाएंगे और जैसे ही इस बात को आनंद और कृष्णा ने जाना, वे अपने दादाजी के साथ अगली सुबह रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए और फिर अगली सुबह हुई और वे दोनों अपने दादाजी के साथ रेलवे स्टेशन उन दोनों को लेने के लिए पहुंच गए। अज्जा मतलब कि दादाजी ये जानते थे कि ट्रेन शिगांव के छोटे रेलवे स्टेशन पर अब तक पहुंच गई होगी या फिर पहुंचने वाली होगी, जिसके कारण उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ले ली थी। थोड़े समय के इंतजार के बाद वे दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ घर आए और उनके साथ बहुत ढेर सारा सामान भी था। अज्जी ने जल्दी से नहाया, उन्होंने उनका पसंदीदा खाना पहले से ही तैयार कर लिया था और उनके स्वागत के लिए उन्होंने एक साफ सुंदर कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी और फिर वे बरामदे में जाकर उन सब का इंतजार करने लगी। जैसे ही गाड़ी उन्होंने देखी वैसे ही वो तुरंत कहने लगी कि देखो वे सब मेरे बच्चे आ गए और वे बच्चे भी खुशी से अज्जी को देखकर टैक्सी से ही चिल्लाने लगे और टैक्सी से बाहर निकलते वे अज्जी के गले लग पड़े और तब जाकर के वे शांत हुए। बच्चों के लिए अज्जा अज्जी के घर आने का साफ मतलब पहले से ही तय होता था कि बगीचे का निरीक्षण करना है कि पिछली बार के लगाए पौधे अब कितने बड़े हुए होंगे और वहाँ क्या क्या उगा होगा। यह देखने के लिए वे तत्पर होकर के बगीचे में चले जाया करते थे। फिर वे गाय, बछड़ों, कुत्तों, बिल्लियों के बच्चे आदि से मिलने चले जाया करते, यह देखने के लिए वहाँ कितने बच्चे हैं। फिर घर के अंदर आकर सभी भारी मात्रा में अज्जी के हाथ से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन किया करते थे और जब बच्चों की माएं आपस में बातें किया करती या आराम किया करती तो सभी बच्चे किसी एक जगह इकट्ठा हो जाया करते थे और दादी के पास आकर बैठकर उनकी बातें सुना करते थे और यह गर्मियों की छुट्टी बिताने का सबसे अच्छा तरीका था। पहला ही दिन था। बच्चों ने अज्जी से पूछा कि आपको इतनी ढेर सारी कहानियां कैसे आती हैं? मुस्कुराते हुए अज्जी ने जवाब दिया कि मेरी दादी से मैंने कई कहानियां सुनी और कुछ मैंने किताबों से पढ़ी, कुछ आप जैसे नए बच्चों से जो सीखी और थोड़ी बहुत तो मैंने अज्जा से भी सुनी थी। तभी अज्जी एकदम से बात करते करते रुकी और कहने लगी, इस साल आप सभी बच्चे थोड़ा और बड़े हो गए हो पिछले साल की तुलना में। इसलिए इससे पहले कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं, मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। रघु, जो कि 11 साल का बालक था और सबसे बड़ा भी था, तुरंत बोला, मैं पर्यावरण वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। मीनू, जो कि 9 साल की थी, उसने कहा, मैंने अभी डिसाइड तो नहीं किया है, पर शायद मैं अपने पिताजी जैसी कंप्यूटर पर्सन बनूं।
आनंद, जो सिर्फ 10 साल का था, उसने कहा, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। और आनंद की जुड़वा बहन कृष्णा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं तो फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती हूँ। बच्चों की बातें सुनकर अज्जी मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच लिया है। और वे आगे कहती हैं, जीवन में हमेशा कोई न कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए और उसे पाने के लिए हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए और साथ ही साथ हमेशा दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। फिर वे कहती हैं कि अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन की कहानी सुनाती हूँ जिनसे आप जीवन के असली मूल्यों के बारे में जान सकेंगे और अपने जीवन में इन सब मूल्यों का इस्तेमाल कर सकेंगे। अज्जी की बात सुनकर सारे बच्चे कहानी सुनने को तत्परता से शांत होकर के ध्यानपूर्वक कहानी सुनने को बैठ गए। तभी अज्जी ने कहानी शुरू कर दी। वे कहती हैं, एक तेज गर्मी की दोपहर में एक बूढ़ा आदमी गांव के रास्ते पर से होकर एक सकरी गली से चलते हुए एक दुकान के पास आया। ठीक सड़क के किनारे उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो किराने की दुकान के पास खड़ा था। दुकान की छत टिन की बनी हुई थी और उसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं। दुकानदार अंदर बैठा था और खुद हाथ से पंखा झाल रहा था और आसपास की भिनभिनाती मक्खियों को दूर भगा रहा था। उस समय बहुत ही ज्यादा चिलचिलाती गर्मी के दिन थे। दुकान के सामने एक छोटी सी बेंच थी जहां गांव के लोग सामान खरीदने के लिए जब उसकी दुकान पर आया करते तो कुछ देर के लिए उस बेंच पर बैठ जाया करते थे। गांव के सभी लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। शाम हो जाने पर ही वे घर से बाहर निकला करते थे। जमीन क्योंकि कुछ ठंडी हो जाया करती थी। दोपहर में गर्मी होने के कारण जमीन बिल्कुल गर्म होती थी। वह बूढ़ा आदमी तभी उस बेंच पर आकर के गिर पड़ा। वह इतना थक गया था कि कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला और पानी पानी मांगने लगा। पर यह गांव काफी समय से एक भयानक समस्या से जूझ रहा था। वह समस्या थी एक विशाल रेगिस्तान के पास इस गांव का होना और उसके तालाब और कुओं को भरने के लिए साल में केवल एक बार ही बारिश हुआ करती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई और गांव वालों ने भी यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया था। वहाँ पानी का न होना बहुत बड़ी समस्या थी। गांव के कई लोग सुबह जल्दी उठकर दूर नदी के पास पानी लेने के लिए कई मीलों तक सफर तय करके पानी लेने जाया करते थे और अपने अपने बर्तनों में पानी भरकर स्टोर किया करते थे और पूरे दिन उसी पानी को यूज किया करते थे। और इसी कारण पानी की इम्पोर्टेंस सभी को पता थी। कोई भी पानी बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पानी की एक एक बूंद की कीमत गांव वालों को अच्छे से पता थी। फिर भी जब कोई प्यासा थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति पानी मांगता तो लोग उसे पानी देने से मना कर दिया करते थे। पर बिना कुछ सोचे समझे दुकानदार रवि, जो कि बहुत दयालु था, उसने अपने घड़े से एक लोटा पानी निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने बड़े लालच से पानी पिया और उसकी प्यास इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने पास रखे घड़े को उठाकर उसका सारा पानी पी गया। बेचारा रवि इस बात पर क्या ही कर सकता था, क्योंकि वह पानी पूरा खत्म हो चुका था और वह पानी रवि और उसके परिवार को पूरे दिन के लिए इस्तेमाल करना था। वह थोड़ा निराश जरूर हुआ था, पर उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने किसी जरूरतमंद की मदद की है। इस बीच वह अजनबी बूढ़ा आदमी अब बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करने लगा था और पानी का घड़ा देकर वह रवि की ओर मुस्कुराया। बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट ने रवि को भी अंदर से संतुष्टि पहुंचाई
और रवि को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, आप हमेशा दयालु ही रहना जीवन में। उन सभी की मदद करो जो आपके पास बहुत आशा से आया करते हैं। तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें आशीर्वाद भी इसका मिलेगा। बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी उठाई और सड़क पर लड़खड़ाते हुए गिर गया और फिर से चलने की कोशिश करने लगा। चलते चलते वह अचानक गायब हो गया। रवि ने उस बूढ़े आदमी को गायब होते हुए देखा, पर फिर वह अपनी दुकान पर वापस आ गया। दोपहर में गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। थोड़ी देर बाद रवि को ऐसा लगा कि उसका सिर घूम रहा है और अब उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। उसके सर में दर्द शुरू हो गया। उसका गला और ओठ सूखने लगे और इस समय सच में उसे पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसके घर में पानी बिल्कुल भी नहीं था। उसने पानी के घड़े को उठाया कि उसमें शायद कोई पानी की 2-3 बूंदें अभी भी बची होंगी। पर ये क्या, जैसे ही उसने घड़े को ऊंचा उठाकर पानी पीने को हुआ, अचानक बहुत ढेर सारा पानी उसके मुंह पर आकर के गिर गया और पानी बहुत ही मीठा था। वह घड़े का ताजा पानी जिसने न केवल उसकी प्यास बुझाई बल्कि उसकी जान भी बचाई थी। अब वह बिल्कुल स्वस्थ था। उसने खाली घड़े को वापस वहीं रख दिया जहां वह रखा गया था। तभी उसकी दुकान पर करीम लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचा। करीम एक नवयुवक था जिसके पैर कई साल पहले दुर्घटना में चोट लगने के कारण लंगड़ाते हुए चलता था। करीम भी दुकान के सामने वाली बेंच पर बैठ गया और बूढ़े आदमी की तरह वह भी जोर जोर से सांसें लेने लगा और बैठे बैठे ही उसने अपनी जेब से सामान की पर्ची निकाली और रवि को दे दी। रवि ने सामान की सूची को लिया और सारा सामान इकट्ठा करके पैक करने लगा। तभी करीम ने दोपहर की अपने लंच पैक को खोला और वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा। उसने अपना मुंह अंगोछे से पोंछा और रवि के पानी के घड़े की ओर इशारा किया। अगर मैं थोड़ा पानी ले लूं तो तुम बुरा मत मानना, वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। रवि कुछ दाल मापने में व्यस्त था। उसने बिना ऊपर देखे ही कह दिया कि आपको मैं कुछ दे सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इस घड़े के पानी का ज्यादा हिस्सा किसी ने पहले ही पी लिया था, बाकी बचा हिस्सा मैंने पी लिया था। तभी करीम ने कहा कि ये क्या कह रहे हो दोस्त, घड़े में पानी ऊपर तक लबालब भरा हुआ है और यह मैं साफ देख करके ही बोल रहा हूँ। यह सुन रवि अचानक ऊपर देखने लगा और अब जो उसने देखा था उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि करीम ने घड़े से एक लोटा पानी निकाला और पी गया। फिर उसने सभी खरीदे हुए सामान का पैसा रवि को दे दिया और वहां से चला गया। रवि देख पा रहा था कि अब करीम का पैर से लंगड़ाना लगभग एकदम खत्म हो गया था। रवि उसे कुछ देर तक देखता ही रह गया और पता लगाने की कोशिश की। फिर उसे यह लगा कि शायद गर्मी अब उसके दिमाग पर हावी हो गई है, जिसके कारण उसे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वह फिर दुकान के अंदर बैठकर कुछ सुस्ती से ऊँघने लगा। थोड़ी देर बाद वह चौंक कर उठा क्योंकि कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और सामने करीम था। उसने कहा, भाई रवि, हमें आपकी मदद की जरूरत है। करीम ने आग्रह किया। तभी रवि ने कहा, क्या कोई समस्या आ गई है? क्या हुआ, मुझे बताओ। करीम ने कहा, फातिमा को बहुत जोरों का बुखार चढ़ा हुआ है। यह सुन रवि ने कहा, हाँ तो इसके लिए तुम्हें इनको लेकर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ मेरी दुकान पर इन्हें क्यों लेकर के आए हो? यह बात सुन करीम ने रवि की तरफ घूर कर देखा और उससे कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते हो कि तुमने किस तरह से मेरी मदद की है? मेरा पैर जो पिछले कई सालों से मुझे परेशान कर रहा था, मुझे चलने में बहुत तकलीफ होती थी, पर जैसे ही मैंने आपके जादुई घड़े का पानी पिया, मैं अपने आप ही ठीक हो गया। इसी घड़े से फातिमा को भी पानी दे दो पीने के लिए और मुझे यकीन है कि उसका बुखार कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। रवि यह सब सुन बहुत ही ज्यादा अचरज में था। जादू का घड़ा, बीमारी को ठीक करने वाला पानी।
रवि को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि करीम उससे क्या कह रहा था और वो ऐसा क्यों कह रहा था। फिर भी करीम के कहने पर उसने घड़े में से पानी निकाला और फातिमा को दे दिया। फातिमा ने पानी पीकर वहीं उसी पास की बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सर उठाया और बोली, रवि भाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं है। जल्दी ही यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। रवि दयालु, शांत और एक अच्छा दुकानदार था और अब वह जादुई घड़े का मालिक भी था, जिसमें जादुई पानी का ऐसा खजाना था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। रवि हर रात घड़े को अंदर दुकान पर ही रख दिया करता था और सुबह वह घड़ा ठंडे मीठे पानी से भर जाया करता था। उसकी दुकान के सामने कई बीमार लोग रोजाना आया करते थे और उनके परिचित रिश्तेदार की कतार भी बहुत ज्यादा जमा हो जाया करती थी। रवि सभी को पानी पिलाया करता और वे लोग जो पानी पीने उसके यहाँ आते, उनकी बीमारी अब खत्म हो जाया करती थी। वह पानी का घड़ा कभी भी खाली नहीं होता था। रवि को उस बूढ़े आदमी की याद आई जिनकी मदद उसने की थी और धन्यवाद स्वरूप उन्होंने उसे यह उपहार दिया होगा। रवि को अब कोई संदेह नहीं था कि यह घड़ा उसे उपहार स्वरूप ही दिया गया है और वह प्रतिदिन उस बूढ़े आदमी का मन ही मन धन्यवाद किया करता था। जल्द ही उसकी छोटी सी दुकान एक हॉस्पिटल में बदल गई और रवि ने कभी इस चीज के लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। कुछ लोग उपहार स्वरूप उसके लिए कुछ पैसे या उपहार छोड़ जाया करते थे, पर इन सब की लालसा रवि के मन में कभी नहीं थी। लोगों को अपनी तकलीफ से छुटकारा मिल रहा था, इसीलिए वह बहुत खुश हो रहा था। एक दिन एक अमीर जमींदार का नौकर उसके दरवाजे पर आया और बोला, रवि भाई, आप मेरे साथ चलिए, मेरे मालिक बहुत बीमार हैं। जल्दी ही उनके घर चलिए और उनको वहीं पानी पिलाओ। तभी रवि ने जवाब दिया, आप अपने पीछे लोगों की भीड़ देख रहे हैं जो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं इनकी सहायता किए बिना आपके साथ कैसे चल दूं? तुम्हारे मालिक के पास मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये इतने गंभीर बीमार लोग ऐसी धूप गर्मी में ज्यादा देर तक यहाँ खड़े भी रह पाएंगे? तुम जाओ, अपने मालिक को यहाँ आने के लिए कह दो, मैं उन्हें यहीं पानी पिला दूंगा। तभी जमींदार के नौकर ने कहा, रवि भाई, इन गरीबों की मदद करके तुम्हें क्या ही मिलेगा? शायद कुछ रुपये ही या कुछ दाल चावल, बस इतना ही ना। पर तुम मेरे साथ मेरे मालिक के घर चलते हो और उनका उपचार करते हो तो वे तुम्हें पैसा और कई कीमती उपहार जरूर देंगे। सच कहूँ तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लगभग आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। रवि को नौकर की बात सुनकर लालच आ गया और वह सोचने लगा, क्यों ना एक अमीर आदमी की मदद की जाए और कुछ पा लिया जाए जो उसकी दैनिक जरूरतों को खरीदने में मदद करे। रवि ने बाहर इंतजार कर रहे लोगों को अगले दिन आने का कहा और वह खुद जमींदार के नौकर संग अब उसके मालिक के यहाँ चला गया। इस तरह धीरे धीरे रवि बहुत ज्यादा बदल गया। जहाँ अब उसे गरीब बेचारे बीमार लोगों का ख्याल नहीं रहता था, उसे अब किसी अमीर मरीज का इंतजार रहता था जिनसे उसे कुछ पाने की इच्छा हमेशा ही रहा करती थी, जैसे कुछ पैसे या कीमती उपहार। और इस प्रकार दिन बीतते गए, कई मौसम बदल गए और एक बार फिर गर्मी का मौसम आया। रवि अपनी दुकान का हिसाब किताब लिख रहा था। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई और वह रवि के कान में धीरे से आवाज से बोला, बेटा, मुझे पानी चाहिए। उसने चौंक कर ऊपर देखा। क्या यह वह बूढ़ा आदमी है जिसने मुझे यह उपहार स्वरूप जादुई पानी दिया था? लेकिन यह बूढ़ा आदमी वो बूढ़ा आदमी नहीं था। वहां एक राजा का दूत आया था और वह जोर से चिल्लाया, जल्दी चलो, रानी के पास उनको मच्छर ने काट लिया है। उस बूढ़े दूत ने कहा, पानी साथ में लेकर के चलो, रानी बहुत बीमार है। रवि ने एक दूसरे का चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी था जो दिखने में भी अजीब था और वह सोचने लगा कि यह कहीं वही बूढ़ा आदमी तो नहीं जिसने उसे यह उपहार दिया था। फिर दूसरे बूढ़े दूत
की ओर देखने लगा वह जो राजा का दूत था। उसने मन ही मन पैसों का विचार किया और धन की बरसात जैसा नजारा अपनी आंखों में ही देखा। उसे पता था कि एक बार रानी पानी पीने के बाद उनका उपचार स्वयं ही हो जाएगा और उन्हें आराम भी मिल जाएगा और सारी समस्याओं से उन्हें निजात मिल जाएगी। यही सब विचार करके वह अपना पानी का घड़ा लेकर राजा के महल पहुंचा और रानी को उनके उपचार के लिए जैसे ही रवि ने घड़े से एक गिलास में पानी निकालना चाहा, पर पानी तो घड़े में था ही नहीं, तो गिलास भी कैसे पानी से भर जाता। उसने फिर से घड़े को झुकाया, उसे उल्टा भी किया, पर वह घड़ा तो बिल्कुल खाली और सूखा था। यह सब देख राजा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया और वे रवि से गुस्सा होकर के कहने लगे कि तुम लोगों को धोखा देते हो, उनका मजाक बनाते हो। तुम अब मेरे राज्य से बिल्कुल बाहर निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी झूठी शक्तियों वाले किसी भी ऐसी चीज के बारे में मत बताना। मैं किसी भी झूठे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता। और रवि को वार्निंग देते हुए वे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे ऐसे किसी भी दावे को सुनना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। अगर मुझे कभी ऐसा कुछ सुनाई दिया तो गांव से मैं तुम्हें निर्वासित करवा दूंगा हमेशा के लिए। फिर वे अपनी रानी को सांत्वना देने के लिए पीछे की ओर मुड़े। रानी भी अब तक बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। रवि भी धीरे मंद चाल से अपने गांव वापस लौट गया। अपनी दुकान पर वह गया और उसे वहां कोई भी नहीं मिला। उसने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर रहम करो, अपनी कृपा मुझे दें, मैं आपको पानी दूंगा। लेकिन उसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अब रवि को अच्छे से मालूम पड़ गया था कि वे बूढ़े व्यक्ति वे ही थे जिनसे 1 साल पहले उसकी मुलाकात हुई थी। उसे उन सब मरीजों की याद आ रही थी जो उस उपहार स्वरूप दिव्य पानी को पीकर स्वस्थ हुए थे और बदले में रवि को कुछ पैसे, सब्जियां, चावल, दाल दे जाया करते थे। पर आज रवि को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। पर रवि ने अपने मन को समझाया और यह निर्णय लिया कि अब उसके पास जितना भी धन है उसका वह सदुपयोग एक होनहार डॉक्टर को गांव में लाने के लिए करेगा ताकि गांव के बीमार लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। और उसने वास्तव में भी ऐसा ही किया और घड़े के पानी को अब वह साधारण जल से भर दिया करता ताकि प्यासे लोग जब भी उसकी दुकान के पास से जाएं तो वो पानी पीते जाएं। अज्जी की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, पर वो अपने चारों ओर 4 बच्चों के छोटे छोटे चेहरे को देखने लगी। रघु सोच में पड़ गया था और अज्जी उसे इस तरह देखकर मुस्कुराई। तभी बच्चे चिल्लाए, अज्जी एक और कहानी सुनाइए। अज्जी ने बच्चों से कहा कि हाँ, मेरे पास कहानियां तो बहुत हैं, पर एक दिन में बहुत सारी कहानियां सुनना अच्छी बात नहीं है। यह तो वैसी ही है जैसे एक लड्डू है जो बहुत मीठा है और स्वादिष्ट भी है, लेकिन अगर आप हर समय लड्डू ही खाएंगे तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा। अब बाहर जाओ और कोई भी अपना खेल खेलो। और कल मैं आप सबको पक्का एक और कहानी सुनाऊंगी। इतना कहकर अज्जी वहां से उठकर चली गईं और रात के खाने की तैयारी को देखने के लिए वह किचन में चली गईं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन डू लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। And if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it so that you all can get more such interesting videos regarding stories. And thanks for watching my video. Namaskar.